राम राम साथियों, मैं संदीप पीपड़ी स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की। जो श्रृंखला चालू कर रखी थी प्रश्नोत्तरी की, उसमें आगे की बात करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? बात करें रणथंभौर की, हमीर देव चौहान की। हमीर देव चौहान की बात करते हैं हमीर देव चौहान की कि हमीर देव चौहान का शासनकाल 1282 से लेके 1301 तक था। हमीर देव चौहान का शासनकाल बताया जाता है कि हमीर देव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली का शासक कौन था? AK47 अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनानायक, एक का नाम महमूद शाह और दूसरे का नाम था केहबरू खां। ये दोनों के दोनों किसकी शरण में चले जाते हैं? हमीर की शरण में चले जाते हैं। और हमीर की शरण में जाने का मुख्य कारण क्या था कि इसका मुख्य कारण देखें एक बार। एक तरफ कौन? हमीर देव चौहान, और इधर कौन था? दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और इसकी मराठा बेगम कौन थी? चिमना। और चिमना ने ही अलाउद्दीन खिलजी के चिमनी चास दी। ये चिमना प्रेम करती थी महमूद शाह से। किससे प्रेम करती थी? महमूद शाह से प्रेम करती थी। एक दिन की बात, दोनों पार्क में मिल रहे थे। चिमना मोहम्मद के कंधे पे सिर रख के ख्यालों में खोई हुई थी। और इसी का एक साथी था केहबरू खां। ये पार्क के गेट पे खड़ा था पहरेदार के रूप में कि कोई आ न जाए और भीतर चिमना जो मोहम्मद शाह के कंधे पे सिर रख के आराम से सोई हुई है, उसको कोई जगह नहीं दे। और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने देख लिया कि तेरी चिमना बेगम है, उसने तो तेरी चिमनी चास दी। अब क्या होता है, ये दोनों के दोनों व्यक्ति, अब इन दोनों व्यक्तियों को पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये दोनों के दोनों व्यक्ति भाग कर किसकी शरण में आ गए? हमीर देव चौहान की शरण में आ गए। आके कहा कि हमीर देव, हमें आप महान सेना हो, महान राजा शासक हो, आप हमें क्या दें? आप लोग शरण दें। और ये इसकी शरण में आ गए। और शरण में आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अरे हमीर देव चौहान, जो दो मेरे सेनापति तेरे पास आए हैं, जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, उनको वापिस लौटा दे। तो हमीर देव ने भी कह दिया कि जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसे वापिस नहीं लौटाऊंगा। और ये एक युद्ध का कारण बना। उसके बाद एक कारण और भी बताया जाता है युद्ध का कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन वो रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया। और अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और उस हार का बदला भी उसे लेना था। तीसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी साम्राज्यवादी की नीति, और उस नीति के तहत रणथंभौर को भी जीतना अनिवार्य था। 1299 की घटना है और 1299 में दोनों सेनाएं, हमीर देव चौहान की सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना आमने सामने होती हैं। और आमने सामने हिंदुत्व घाटी नामक स्थान पे होती हैं और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। और उसी समय हमीर देव के सेनापति थे धर्म सिंह और रतिपाल। धर्मपाल और रतिपाल, सॉरी, भीम सिंह था, रतिपाल नहीं था, दूसरा सेनापति आएगा रतिपाल। इसका सेनापति था भीम सिंह था। और इस हिंदुत्व घाटी के युद्ध में भीम सिंह मारा गया। और धर्म सिंह भाग के अलाउद्दीन हमीर के पास आता है और आके पूरी घटना बताता है। तो बताया जाता है कि हमीर देव ने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया था और कहा कि आप एक सच्चे राजपूत नहीं हो, राजपूत कभी युद्ध मैदान में पीठ नहीं दिखाते हैं।
और इसी समय अलाउद्दीन खिलजी के भी 2 सेनापति थे। एक का नाम उल्लुग खां था और दूसरे का नाम नुसरत खां था। और इस युद्ध में भी नुसरत खां मारा गया। अब 1301 ईस्वी में सेना लेके पहुंच जाता है उलंग खां और अलाउद्दीन खिलजी। और इस समय प्रश्न क्या था कि रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था? तो उलंग खां ने किया था। किसने किया था? उलंग खां ने किया था। नुसरत खां तो मारा गया था। और इस युद्ध इसी समय राजस्थान का प्रथम साका हुआ। राजस्थान का प्रथम साका। और दिन आया वो 11 जुलाई का। राजस्थान का प्रथम साका दिन 11 जुलाई 1301 का था और राजस्थान का प्रथम साका हो गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य के शासक कौन थे? ये हमारा क्या है? राजस्थान। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है। ऐसा है नहीं, अपने को समझना है। ये राजस्थान का एक शहर है, एक क्षेत्र है, अजमेर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अजमेर। ये इधर कौन है? दिल्ली है। और ये क्षेत्र है महोबा। अरे मोहब्बत नहीं है, ये महोबा है। ये क्षेत्र है कन्नौज। और ये क्षेत्र है गुजरात। और ये राजस्थान का एक क्षेत्र है माउंट आबू। माउंट आबू। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो महान एक शासक हुए हैं, उसके समकालीन कौन कौन से शासक थे? तो दिल्ली के शासक की बात करें तो अनंगपाल तोमर था। अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर। अनंगपाल कौन था? अनंगपाल तोमर था दिल्ली का शासक। उसके बाद महोबा की बात करें, महोबा का शासक कौन था? परिमर देव। परिमर देव चंदेल था ये। कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल था। जयचंद गढ़वाल था। गुजरात का शासक भीम सिंह सेकंड था। गुजरात का शासक कौन था? भीम सिंह सेकंड। जबकि माउंट आबू का शासक कौन था? सहसमैलिया जैतर सिंह। सहसमैलिया जैतर सिंह। और ये इसके समकालीन शासक हुए हैं। और क्वेश्चन क्या है? चालुक्य वंश का। और भीम सिंह कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का शासक था। और ये कौन सा आंसर हो गया? भीमदेव द्वितीय इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, 1572 से 73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? घटना 1572-73 की। और जोधपुर का उस समय शासक हुआ करता था राव चंद्र सेन। अरे राव चंद्र सेन को ही तो मारवाड़ का भोला बिसरा राजा कहा जाता है। मारवाड़ का ही प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्र सेन को कहा जाता है। अरे राव चंद्र सेन को बिना ताज वाला शासक भी कहा जाता है, जो कभी अकबर के सामने झुका नहीं अकबर के सामने कभी झुका महाराणा प्रताप था। और दोनों की दोनों नीतियां अकबर की चंद्रसेन की नीति और महाराणा प्रताप की नीति भी एक थी, लेकिन रियासतें अलग अलग हुआ करती थी दोनों की। और 1570 में नागौर दरबार लगाया गया। 1570 में कौन सा दरबार? नागौर दरबार का आयोजन किया गया। 1570 में किसका आयोजन किया गया? नागौर दरबार का आयोजन किया गया। और यह नागौर दरबार अकबर के द्वारा लगाया गया था और इसका सहयोगी था जयपुर का शासक बहरमल। और इसके सहयोग से नागौर दरबार का आयोजन किया। और इसी नागौर दरबार में राव चंद्र सेन भी आया था, लेकिन ये राव चंद्र सेन अकबर से बिना बताए अकबर को दरबार छोड़ के चला जाता है। इससे नाराज हो गया अकबर। और अकबर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर पर अधिकार के आक्रमण के लिए भेजा था। और जोधपुर पर अधिकार कर लिया था राय सिंह ने। तो 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था?
बीकानेर के शासक राय सिंह को। बीकानेर के शासक राय सिंह को ने अकबर और जहांगीर की सेवा, दो मुगल शासकों की सेवा की थी। अकबर व जहांगीर की सेवा में रहा। कौन? राय सिंह। राय सिंह को ही मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। मुगल दरबार का स्तंभ किसे कहा जाता है? तो राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ भी कहा जाता है। आमेर के राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? बहारमल था, यह कछुआ वंश का था। जयपुर में कछुआ वंश ने शासन किया। जयपुर में कछुआ वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में जयपुर का एक शासक हुआ दुल्हे राय। उस दुल्हे राय ने किसकी स्थापना कर दी रे? कछुआ वंश की। बचपन का नाम था उसका तेजकर्ण, और दुल्हे राय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमेशा दूल्हे के वेश में रहता था। पता नहीं कब किसके माला डालने का मौका मिल जाए, तैयार होने का मौका नहीं मिले, इसलिए वो हमेशा दूल्हे के वेश में रहते था। आगे चल के उसी का नाम हो गया दुल्हे राय। बचपन का नाम तेजकर्ण, पर आजकल तो दूल्हा बनिया ही फिरे हैं, बस कोई श्यामी तो कौन मिले। गालन का फिर तैयार रहे हैं माला, और गोज में टोपी बनाई रखे हैं। अगले का सिर को टाट को नेप ली और उड़ा दी। तो ये दुल्हे राय के बचपन का नाम तो था तेजकर्ण, लेकिन वो दूल्हे के वेश में रहने के कारण उसे दुल्हे राय कहा जाने लगा। और 1556 ईस्वी में अकबर से मुलाकात करता है। सर्वप्रथम अकबर से मुलाकात की मजनू खां की सहायता से, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। अधीनता स्वीकार तो 1562 में की थी। अधीनता स्वीकार कब की? 1562 में। सबसे पहले बहारमल अकबर से मिला था 1556 ईस्वी में, और यह मिला था आगरा में, और यह मजनू खां की मदद से मिला था। जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जा रहा था, उस समय ये इस आमेर रियासत से गुजरा था, और उसी समय चंगताई खां की मदद से बहारमल दोबारा मिलता है अकबर से, और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और अपनी पुत्री हरखू बाई का विवाह अकबर के साथ कर देता है सांबर झील के किनारे। तो अधीनता कब स्वीकार की? 1562 में। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई थी। यह राजस्थान की अंतिम प्रजामंडल थी। यह राजस्थान की क्या थी? अंतिम प्रजामंडल थी, जिसका गठन हुआ 1946 में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रजामंडल थी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत। अंग्रेजों द्वारा स्थापित क्या थी? रियासत थी। तो इसकी स्थापना कब हुई रे? 1838 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। एकीकरण के दूसरे चरण में या द्वितीय चरण में झालावाड़ रियासत को पूर्वी राजस्थान में मिलाया था। द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान नाम दिया गया था। उस समय झालावाड़ को किस में मिला दिया था? पूर्वी राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक तो कौन था रे? भगवंत सिंह था। कौन था? भगवंत सिंह था। राजस्थान का एकमात्र रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत है, राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसमें विद्रोह बाहरी क्रांतिकारियों ने किया। जिसमें विद्रोह बाहरी क्रांतिकारियों ने किया। और कहां से क्रांतिकारी आए थे? ये ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी थे। ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी थे। अंग्रेजी सरकार ने
अंग्रेजी सरकार ने बाहरी सेना से इस विद्रोह का दमन किया था। इस विद्रोह का दमन किया था और सेना कहां से बुलाई थी? पटियाला। पटियाला। तो धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है रे? मनोहंत नैनसी। कौन है? मनोहंत नैनसी हैं। ये जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। जसवंत सिंह का क्या था? दरबारी कवि था मनोहंत नैनसी। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल भी मनोहंत नैनसी को कहा जाता है। और किस व्यक्ति ने कहा था? मुंशी देव प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? मुंशी देव प्रसाद ने। नाथों का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो महामंदिर जोधपुर में। कहाँ स्थित है? महामंदिर जोधपुर में। इस मंदिर का निर्माण, महामंदिर जोधपुर का निर्माण मानसिंह राठौड़ ने करवाया। महामंदिर का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह राठौड़ ने महामंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो कौन सा परिवार है? सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। थेवा कला की शुरुआत सावंत सिंह के शासनकाल में, सावंत सिंह के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? सावंत सिंह के शासनकाल में थेवा कला की शुरुआत होती है। थेवा कला, ज्यादातर थेवा कला में हरे कांच का प्रयोग किया जाता है जो बेल्जियम शहर से मंगाया जाता है। कहां से मंगाया जाता है? बेल्जियम शहर से ये कांच मंगाया जाता है। सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री के उपनाम की बात करें, उपनाम, इसे रहीस पोट्री कहा जाता है। इसे रहीस पोट्री कहा जाता है। इसे करपाल पोट्री कहा जाता है। इसे करपाल पोट्री, इसे करपाल पोट्री भी कहा जाता है। इसे रहीस पोट्री भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें, यह पोट्री अकबर के शासनकाल में भारत आई थी। अकबर के शासन काल में भारत आई। किसके शासनकाल में भारत आई? अकबर के शासनकाल में। राजस्थान में ब्लू पोट्री मानसिंह प्रथम के शासनकाल में आई। मानसिंह प्रथम के शासनकाल में आई थी। राजस्थान में ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल, राजस्थान में ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? राम सिंह सेकंड के काल को कहा जाता है। किसके काल को कहा जाता है? राम सिंह सेकंड के काल को ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहा जाता है। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत था। प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कौन था? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत इस पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार था। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध महू गांव सीकर से था। कहां से था? महू गांव सीकर से कृपाल सिंह शेखावत का संबंध था। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम बहरो सिंह था। क्या था? बहरो सिंह। बहरो सिंह था। इस बहरो सिंह को गांव का चितेरा कहा जाता है। गांव का चितेरा, गांव का चितेरा किसे कहा जाता है? बहरो सिंह। बहरो सिंह ने ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग किया। 25 रंगों का प्रयोग किया था। कितने रंगों का प्रयोग किया था? 25 रंगों का प्रयोग किया था। ब्लू पोट्री को बढ़ावा देने के लिए, ब्लू पोट्री को बढ़ावा देने के लिए गायत्री देवी ने राम सिंह शिक्षण परीक्षण संस्थान की स्थापना की थी जयपुर में। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया।
2002 में कृपाल सिंह शेखावत को स्लिप अवार्ड से भी नवाजा गया था। और ये कला कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मूलतः एक कला ईरान की प्रसिद्ध हुआ करती थी, फर्सिया की हुआ करती थी। ईरान से कला लाहौर आई थी, लाहौर से कला राजस्थान आई थी। अरे ये कला नहीं आई चल के, इस कला के कलाकार आए थे रे। सीताबाड़ी का मेला कब आयोजित होता है? या फिर सीताबाड़ी का मेला कहां आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेले की बात करें तो 12 में लगता है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला 12 में लगता है। सीताबाड़ी के मेले का आयोजन है जेठ अमावस्या को होता है। जेठ अमावस्या को होता है। सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी का मेले की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। और यह मेला 12 की केलवाड़ा तहसील है। केलवाड़ा तहसील में आयोजित होता है। गुड़ला नृत्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? गुड़ला नृत्य की बात करें तो ये राव सातल के काल में प्रारंभ हुआ था। राव सातल देव, जोधपुर का शासक था राव सातल देव, उसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था। गुड़ला नृत्य कोसाना युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था। कोसाना युद्ध के बाद। कोसाना का युद्ध 1492 ईस्वी में हुआ। अजमेर का एक शासक था मुल्ला खां, उसका सेनापति कौन था? घुड़ले खां। और देखें एक बार छोटी सी 2 बातें और बता देता हूं। यह हमारा प्यारा क्या है? राजस्थान। यह राजस्थान का एक मध्यवर्ती जिला अजमेर। और इस अजमेर में शासक कौन कर रहा है? मुल्ला खां। कौन रे? मुल्ला खां। और इस मुल्ला खां का सेनापति था घुड़ले खां। और ये एक रियासत थी, कौन सी? जोधपुर रियासत। ये कौन सी रियासत है? जोधपुर। और जोधपुर में शासन कौन कर रहा है? सातल देव। जोधपुर में शासन कौन कर रहा है? सातल देव। सातल देव ने क्या किया? मुल्ला खां की जो पुत्री थी गिंगोली देवी, उसका अपहरण कर लिया। अगर अब किसी की बेटी का अपहरण होगा तो क्या उसका पिता चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। मुल्ला खां ने कहा कि देख गुड़ले खां, मेरी गिंगोली गई और मेरा मन नहीं लग रहा है। और वो मारवाड़ का शासक सातल देव लेके आ उल्टो सेना जाके युद्ध करे उसे। गुड़ले खां चलता है और पिपाड़ गांव में 140 कन्याएं स्नान कर रही थी। सातल देव ने सोचा कि अपनी तो एक गिंगोली गई है, जाने दे, मैं महाराणा को, अपने शासक को, अपने राजा को 140 गिंगोली पेश करूंगा। बताओ कितना खुश होगा। बेचारे सोचे तो भलो ही थो कि एक के बदले 140 ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बात का पता घुड़ले खां ने 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। और इस बात का पता किसको चल गया? सातल देव को। और सातल देव की सेना और घुड़ले खां की सेना कोसाना नामक स्थान पर आमने सामने हो गई। और एक युद्ध होता है 1492 ईस्वी में। और इस युद्ध के बाद घुड़ला नृत्य का आयोजन होता है। और इस नृत्य का आयोजन कब होता है? चैत्र मास में। और चैत्र मास में भी कब होता है? चैत्र कर्षण अष्टमी। चैत्र कर्षण अष्टमी। अगला क्वेश्चन है, सातुड़ी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? सातुड़ी तीज को ही कजली तीज कहा जाता है। कजली तीज कहा जाता है। इसे ही बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। बूढ़ी तीज। सातुड़ी तीज बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। सातुड़ी तीज कौन से जिले की प्रसिद्ध है? बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। श्रावण मास में तो छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो कब मनाया जाएगा? भाद्र कर्षण
तृतीया को, भाद्र कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। प्रसिद्ध आदिवासियों का मेला वनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो वनेश्वर का जो आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? आदिवासी जाति का कुंभ कहा जाता है वनेश्वर को। बागड़ का कुंभ कहा जाता है, बागड़ का कुंभ कहा जाता है। वनेश्वर मेला नवाटापुरा गांव आसपुर तहसील डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा को। वनेश्वर धाम की स्थापना संत माओजी ने की थी। किसने की थी? संत माओजी ने इसकी स्थापना की थी। और यह मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला एक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? निम्न में से कौन सा मेला एक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? अरे पुष्कर का मेला तो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, वर्ष में 1 बार ही होता है, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। वनेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को। जबकि जीर्ण माता का मेला एक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है और यह चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में आयोजित होता है। चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में जीर्ण माता के मेले का आयोजन किया जाता है। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो किस माह में मनाया जाता है? श्रावण मास में। तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और यह आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट समय में नए जोश नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।